आज आरबीआई की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें हम रेट चेंज वगैरह की बात तो करेंगे ही। एक बहुत ही अच्छा इसमें फैसला लिया गया है, वो है रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन का। ठीक है, ऐसे उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, उसके लिए क्या 3 कदम उठाए गए हैं। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि बाई मंथली पॉलिसी मीटिंग होती है, मतलब हर 2 महीने पे आरबीआई की बैठकें होती हैं, ताकि देश में इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है उसके अनुसार कैसे फैसले लें उसको डिसाइड किया जाए। तो इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला ये हुआ कि जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा गया है 5.5% पे। तो इसकी की हाईलाइट में सबसे पहले हाईलाइट यही आता है, कहीं भी कुछ होता है एमपीसी होगी, सबसे पहले सब यही देखते हैं कि जो पॉलिसी रेट है या रेपो रेट है वो कितना बढ़ाया गया, कितना कम हुआ। तो 5.5% इसको रखा गया और ये फैसला यूनैनिमस था, सारे जितने मेंबर थे सब ने ये फैसला दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो रेपो रेट है जो पिछले बाई मंथली पॉलिसी में घट के हुआ था, मतलब जो पिछले बाई मंथली पॉलिसी में आपका चेंजेस आए थे वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, इसमें कुछ भी ना बढ़ा है ना घटा है। तो ईएमआईज वगैरह जो भी हैं वो वैसे की वैसे ही रहने वाली हैं। इसमें जो स्टांस की बात है वो इस बार भी न्यूट्रल रखा गया है। मतलब आरबीआई के ना कई सारे स्टांसेस होते हैं, न्यूट्रल होता है, कोमोडेटिव होता है, डोविश होता है। तो इस बार जो स्टांस है पिछली बार की तरह न्यूट्रल रखा गया है। हालांकि इस पे 2 आरबीआई के जो एमपीसी के मेंबर थे उनका कहना था कि इसको अकोमोडेटिव करना चाहिए, लेकिन बाकी जो मेजोरिटी थी 4 लोगों की उन्होंने कहा कि ये न्यूट्रल रहना चाहिए। तो न्यूट्रल ही रखा गया क्योंकि मेजोरिटी पे ये बेस होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड, मतलब आने वाले समय में ये देखा जा रहा है कि अभी पॉलिसी रेट में कोई ज़्यादा चेंजेस होने वाले नहीं हैं, जैसा पॉलिसी रेट चल रहा है ऐसा ही चलेगा। इसमें एक और बहुत कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव आया है जीडीपी फोरकास्ट को लेकर के। गवर्नर ने बताया कि जो जीडीपी फोरकास्ट का डेटा था वो पिछले बार से अब इसको और बढ़ा दिया गया है, 6.8% कर दिया गया है। पिछली बार ये 6.5% का प्रोजेक्शन था, अब इसे और 0.3% बढ़ा दिया गया, जो कि अच्छी बात है। मतलब ये बता रहा है कि जो भारत की इकॉनमी है वो ज़्यादा रेजिलियंट है। और जैसा ये देखा जा रहा था कि अभी यूएस टैरिफ वगैरह का कुछ आएगा इम्पैक्ट, जिसकी वजह से हो सकता है ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनमें कमी है, तो कमी नहीं बल्कि ये बढ़ रहा है, क्योंकि भारत का मार्केट बहुत बड़ा है। और अभी आपने देखा होगा बहुत सारे कदम ऐसे लिए जा रहे हैं जिसको लेकर के मतलब ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत की इकॉनमी बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो टैरिफ वगैरह से। यहाँ पर जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है उसको लोअर किया गया है। जो पहले ये प्रोजेक्शन किया गया था 3.1% का, अब इसे कम करके 2.6% का कर दिया है। आपको पता होगा कि जो भारत में इन्फ्लेशन नापने का जो इंडेक्स है वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई पे नापते हैं। और इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी का एम होता है वो होता है कि 4% ±2% का। मतलब भारत में जो इन्फ्लेशन है अगर आप उसे देखें तो वो 2 से लेकर के 6% के बैंड में ही रहना चाहिए। अगर 6% से ज्यादा हुआ तो चिंताजनक बात है, 2% से कम हुआ तो भी चिंताजनक बात होती है। तो इस बार जो प्रोजेक्शन है वो रखा जा रहा है 2.6% का। अभी बीच में देखा गया था कि जो इन्फ्लेशन का इंडेक्स है वो 1.8 पहुंच गया था, मतलब 2% से नीचे पहुंच गया था, लेकिन फिर वो आपका 2 के आसपास ही है, वो आसानी से बढ़ता रहता है। तो ये हैं अभी तक के, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं पॉलिसी रेट को लेकर के जो चेंजेस होते हैं और जो फोरकास्ट होते हैं उनके बारे में बात हुई। अब हम बात करें कि जो पॉलिसी रेट हमारा अभी जो 5.5% पे है उसकी क्या इस साल की कहानी रही। तो आपको पता होगा कि फरवरी में पॉलिसी रेट को घटाना शुरू हुआ था, इसको 25 बेसिस पॉइंट पे कट किया गया था। उसके बाद फिर अप्रैल में जो एमपीसी हुई थी उसमें फिर से 25 बेसिस पॉइंट का कट हुआ था। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से हम घटना शुरू हुए थे कि 25 बेसिस पॉइंट कट होकर के 6% पे आए थे। उसके बाद फिर जून में फिर 50 बेसिस पॉइंट का कट होकर के 5.5% पे थे। फिर अगस्त 2025 में जो रेट था वो न्यूट्रल स्टैंस पे था, उसको हेल्ड रखा गया था कि 5.5% ही रहेगा। और उसके बाद फिर इस बार भी जो रेट है वो 5.5% पे ही फिक्स रखा गया है। मतलब पॉलिसी रेट इस बार अगर देखा जाए तो आप ऐसे समझिए कि पूरा 100 बेसिस पॉइंट का इस साल अभी तक कटौती हुई है। अभी एक और बाई मंथली पॉलिसी होनी है दिसंबर में, उसमें कुछ होगा तो होगा, वरना आप समझिए 1% की टोटल यहाँ पे कमी देखी गई है रेपो रेट में। रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि वो रेट जिससे बैंक जो है आरबीआई से उधार लेते हैं, तो वो रेट जितना हाई होगा बैंकों को उतने हाई रेट पे जो है लोन मिलेगा, तो उतना ही हमारा जो ईएमआई वगैरह का रेट होता है, होम लोन, कार लोन, वो सब भी महंगा होगा। और वो जितना कम होगा बैंक उतने आसानी से लोन लेते हैं आरबीआई से, और उतना ही आसानी से और कम रेट पे बाकी लोगों को लोन दिया जाता है, और ईएमआई वगैरह भी वैसे ही एडजस्ट होती है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है रुपये के इंटरनेशनलाइजेशन को लेकर के। तो यहाँ पर 3 बातें बताई गई, रुपये को कैसे हम अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे इसको लेकर के। सबसे पहले तो आरबीआई ने कहा कि जो रुपये लोन है, वो जो हमारे ट्रेड हैं, मतलब जो हमारे नेबर्स हैं, उनको ट्रेड के लिए रुपये लोन दिए जाने को लेकर के, मतलब जो ऑथराइज डीलर बैंक्स हैं, ऑथराइज डीलर बैंक का मतलब ऐसे बैंक जो फेमा वगैरह के तहत जो है काम करते हैं, एक्सचेंज रेट वगैरह देखते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट देखते हैं, उनको एडी डीलर बैंक कहा जाता है। मतलब ये हमारे वही बैंक होते हैं जैसे एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, यही सब होते हैं, बस वो इसी काम में लगे होते हैं, एक्सचेंज रेट वगैरह के काम में, कि भाई एक्सचेंज पैसे का एक्सचेंज कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट वगैरह देख रहे हैं। तो जो एडी बैंक्स होते हैं, अब उनको ये परमिशन दी गई है कि अब आप जो लोन है वो इंडियन रुपी में दे सकते हैं। किसको? जो नॉन रेजिडेंट हैं नेबरिंग कंट्रीज के, भूटान, नेपाल, श्रीलंका के, उन रेजिडेंट को आप रुपी में लोन दे सकते हैं। किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ बायलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड जो हो रहा है उसके पर्पज के लिए, चाहे वो आपका कोई क्रेडिट ऐसा देना हो या फिर कोई ऐसा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए देना है, तो आपको अगर लोन देना है बायलैटरल ट्रेड के लिए, तो आप उनको इंडियन रुपी में लोन दे सकते हैं। मतलब हमको ये नहीं कि अब हमें अगर लोन देना है, इंडियन बैंक से लोन देना है, तो हम जाकर के डॉलर में उन्हें लोन दे रहे हैं। तो इस वजह से जो डॉलर और बाकी करेंसी, जो थर्ड पार्टी करेंसीज हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। दूसरी बात कि जब मान लीजिए मैं अगर कहीं नेपाल में या श्रीलंका में कहीं व्यापार कर रहा हूँ और वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको लोन चाहिए और इंडियन बैंक उन्हें लोन दे रहा है, तो इसकी वजह से होगा क्या कि मेरा भी उनके साथ व्यापार करना आसान होगा। मैं जो कीमतें कोट करूंगा या उधर से जो कीमतें कोट होंगी ये आईएनआर में ही होंगी, इनवाइसिंग भी आईएनआर में होगी, तो आसान हो पाएगा बायलैटरल ट्रेड और उससे थोड़ा फास्टर भी हो पाएगा सारा सिनेरियो। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। अगर हम बात करें तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट कदम उठाया गया है कि ट्रांसपेरेंट करेंसी रेफरेंस रेट के लिए, मतलब आरबीआई अभी तक क्या करता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी जो हमारे पास जो करेंसीज हैं, जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, या फिर जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, या फिर जैपनीज येन हो गया, इन सब के जो रेट्स है ना वो डेली पब्लिश करता है कि $1 बराबर कितने रुपए या फिर $1 में कितने डॉलर, वो डेली पब्लिश करता है। लेकिन जो बाकी करेंसीज हैं उनके जो रेट हैं इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। तो अब आरबीआई ने फैसला लिया है कि आने वाले समय से जो बाकी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके भी जो रेट्स हैं, उन एक्सचेंज रेट, उनको भी पब्लिश करेंगे, जिससे जो प्राइसिंग है या फिर कह सकते हैं कि पूरी प्रेडिक्टेबिलिटी है, प्राइसिंग है, इनमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके और जो रुपये में ट्रेड है उसको और बढ़ावा मिल सके। और जैसे इंडोनेशिया हो गया या फिर यूएई हो गया, जिनके साथ हमारे मतलब ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ से शुरुआत होगी। अब जैसे अगर हम बात करें इंडिया और नेपाल की, तो ये क्या है, करेंसी फिक्स्ड रेट पे चलती हैं। मतलब ये हुआ कि एक नेपाली रुपये अगर हम ऐसे बात करेंगे तो वो है 1.6 इंडियन रुपीज़ के, तो ये फिक्स रेट है, ये घटता बढ़ता नहीं है। सेम वैसे ही भूटान का है कि एक भूटान का रुपया बराबर एक इंडिया का रुपया, मतलब सेम रेट है, तो ये फिक्स है, ऊपर नीचे नहीं होता है मार्केट के अनुसार। तो ये अब ऐसा जो बाकी कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, वहाँ पे फिक्स नहीं है, लेकिन वहाँ के लिए रेट थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, थोड़ा अच्छे से पब्लिश हो, तो इससे होगा क्या कि ट्रेड में आसानी रहेगी। ट्रेड कर रहे हैं तो पता रहेगा कि एक इंडियन रुपये में कितनी श्रीलंकाई करेंसी आ रही, कितनी इंडोनेशियाई करेंसी आ रही है, तो ज़्यादा आसान हो पाएगा ट्रेड। फिर वाइडर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ फॉर वोस्ट्रो अकाउंट, इसके लिए भी पहल करी गई है। एक ये बताया गया है कि अभी आपको पता होगा अगस्त में मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट को लेकर के, आपको अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा अच्छे समझा रखा है कि वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता क्या है और आप इसको कैसे डील करते हैं, या मतलब पूरा मतलब इसका होता क्या है। तो इसमें यह बताया गया है कि अभी तक जो वोस्ट्रो अकाउंट हैं इंडिया में जिनके पास सरप्लस बैलेंस है, मैं शॉर्ट में बता दूं, वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब ऐसे अकाउंट हो गए कि जो विदेशी कोई जो बैंक है वो इंडिया के बैंक में आकर के खाता खुला। मान लीजिए कोई श्रीलंका का बैंक है, वो आकर के इंडिया में रुपये अकाउंट ओपन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वोस्ट्रो अकाउंट। क्यों ओपन करेगा? मतलब वहाँ के जैसे अब श्रीलंका के कोई लोग यहाँ पे आकर के अगर ट्रेड करना चाहें या फिर यहाँ के लोगों को पैसा देना और श्रीलंका वालों को, तो इसी अकाउंट से दे सकते हैं इंडियन रुपये में, तो ये थोड़ा आसान होता है। तो ऐसे अकाउंट में अगर सरप्लस बैलेंस है, मतलब यहाँ पे रुपए में पैसा पड़ा हुआ है श्रीलंका के बैंक का, तो वो क्या करेंगे, इस पैसे पे उन्हें कोई वैसे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा अच्छा खासा, तो अभी अगस्त में कहा गया था आरबीआई की तरफ से कि अब वो सरप्लस वाला जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर उनके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है इंडियन रुपये में, तो उसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इंडिया की आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी तक नहीं था।
अब इसको थोड़ा और वाइडन करके इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड और कॉमर्शियल पेपर तक इसको इंक्रीज कर दिया गया है कि सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं, जो इंडिया के कॉर्पोरेट बॉन्ड है और कॉमर्शियल पेपर से निकलते हैं, आप उसमें भी लगा सकते हैं ये सरप्लस वाला पैसा। क्यों? इसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तुलना में, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। तो डिपेंड करता है उनको, मतलब चॉइस हमने दे दी है, आरबीआई की तरफ से मिल गई है कि आपके पास सरप्लस पैसा अगर पड़ा हुआ है और आपको लग रहा है कि पैसा मेरा फंसा हुआ है, इस पर मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा, तो आप इसे अलग अलग स्कीम्स में लगा सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट में लगा दीजिए चाहे आप प्राइवेट में लगा दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे होगा क्या कि इंडिया में जो वोस्टर अकाउंट ओपन भी होंगे ना, तो ये नहीं होगा कि बाकी देशों के लिए कि अरे वोस्टर अकाउंट ओपन कर दिया, सरप्लस में पैसा पड़ा रहेगा तो उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये बेनिफिट अब उनको मिलने लगेगा। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं आरबीआई के द्वारा रुपये के इंटरनेशनलाइजेशन को लेकर के। क्यों? क्योंकि अब अगर ट्रेड करना है हमें नेबरिंग कंट्री से, तो हमें डॉलर पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, जो ट्रेड होगा वो इंडियन रुपये में हो पाएगा बड़े आसानी से। भारत के बैंक जो है इंडियन रुपये में लोन भी दे पाएंगे, इनवाइसिंग भी उसी में हो पाएगी। जो करेंसी रेट्स होते हैं, एक्सचेंज रेट्स होते हैं, उसको भी पब्लिश करना शुरू करेगा जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ताकि एक्सचेंज रेट में ट्रांसपेरेंसी आ सके। उसके अलावा जो वोस्टर अकाउंट को लेकर के बताया गया कि अब उसमें अगर सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, गवर्नमेंट में करिए चाहे प्राइवेट बॉन्ड में करिए। अब हम आगे बढ़ें, बात करें इन सब का इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। सबसे पहली बात तो स्टडी इंटरेस्ट रेट है, मतलब रेपो रेट क्या है वो, उसको ना बढ़ाया गया ना घटाया गया। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो आरबीआई है वो स्टेबिलिटी की तरफ एम कर रहा है कि भाई मार्केट अभी जैसा वो चाह रहे हैं वैसे का वैसा ही चल रहा है, तो लेंडिंग मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी। मतलब जो ईएमआईज हैं, होम लोन, ऑटो लोन, बाकी जो लोन्स हैं, उनमें स्टेबल रहेगी, ना तो बढ़ेगी ना तो कम होगी, क्योंकि रेपो रेट वैसे का वैसे अनचेंज रखा गया है। फिर यहाँ पे जो ग्रोथ आउटलुक है उसको देखा गया है कि जो ग्रोथ आउटलुक देखा जा रहा है कि वो 6.8% पे जा रही है 6.5 से, तो ये पॉजिटिव साइन बताता है इंडियन इकोनॉमी के लिए, जो कि ये बता रहे हैं कि भारत की मार्केट में जो डिमांड है वो बढ़ रही है। और अच्छे मानसून, इस बार का मानसून काफ़ी अच्छा था, और इसकी वजह जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी पिकअप कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो रेजिलियंट ही रहेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये भी एक अच्छा संकेत है। और हमने अभी देखा था रेपो रेट कम होने की वजह से जो मार्केट में डिमांड है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी ही। फिर यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन का आउटलुक देखा जाए तो इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है 2.6% पे है, मतलब इतना इन्फ्लेशन ये चल रहा है करंट फिस्कल ईयर के, जो कि पॉजिटिव साइन बताता है। जो आरबीआई का बैंड है 2 से 6%, उसके अंतर्गत ही आ रहा है, तो आरबीआई के लिए उतनी चिंता की बात ये नहीं है। जो ये बताता है कि जो भारत में फूड प्राइसेस वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा ना तो बढ़ेंगी ना तो कम हो रही हैं, और ये सब इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन हुआ, मतलब जो जीएसटी के रेट्स हैं उनको भी रैशनलाइज किया गया। बहुत सारी जो वस्तुएं थी जिन पे जीएसटी 12% लग रहा था, उनको 5% पे लेकर के आए हैं। तो चीज़ें और जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में कमी आएगी तो डिमांड बढ़ेगी, लोग उसको खरीद पाएंगे, अफोर्डेबल होगा। तो ये सारी चीज़ों से ना जब डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी अपने आप ही बढ़ेगी। तो ये मतलब इस बार की पूरी बाई मंथली पॉलिसी का पूरा कह सकते हैं क्रक्स मैंने आपके सामने ला के रखा है। बाकी आने वाले 1-2 दिन में आरबीआई की तरफ से इसकी जो मिनट्स हैं वो पूरे रिलीज होंगे, तो उसमें आप और भी बहुत छोटी मोटी चीज़ें देख पाएंगे। जैसे डिप्टी गवर्नर ने कहा है यूपीआई को लेकर के कुछ अंदेशा था कि क्या यूपीआई पे ट्रांजैक्शन चार्जेस आरबीआई लगाने जा रहा है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि यूपीआई पे कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस अभी हम नहीं लगा रहे हैं, इस तरह का कोई भी विचार नहीं है। तो ऐसे छोटी मोटी और भी बातें आपको उसके थ्रू देखने को मिलेंगी। तो आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस तरह की और अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।